नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिकर। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो का टॉपिक है लैम्डा फंक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अब समझते हैं कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब कोई फंक्शन राइट करते हैं, सपोज फंक्शन f1 def f1 and some code, then दूसरा फंक्शन def f2 और कुछ कोड। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मेमोरी में 2 सेगमेंट्स होते हैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे मेमोरी डायग्राम निकालती हूँ। ओके, जिसमें हमें 2 सेगमेंट्स बनाने हैं। जो एक रहेगा हमारा कोड सेगमेंट और जो दूसरा है वो है हमारा डेटा सेगमेंट, राइट। जो हमारा F1 और F2 है वो आएगा हमारा यहाँ पे, और जो एक्चुअल में हमने कोड लिखा है ओके F1 और F2 में, वो कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे। सपोज ये F1 का कोड है और ये F2 का कोड है, ओके। तो ये जो है ये सिर्फ मेमोरी ब्लॉक है, तो इसी को कुछ मेमोरी एड्रेस भी होगा, राइट। ये मेमोरी ब्लॉक है, तो सपोज मैंने इसको 100 और इसको 200 बोला, तो अभी यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा, ओके। अभी यहाँ पे ये F1 क्या है, अभी के लिए समझो कि F1 एक वेरिएबल है जिसमें ये F1 फंक्शन का कोड का एड्रेस स्टोर्ड है जो कि है 100, ओके। तो ये सिर्फ प्लेस होल्डर है जो इसको एड्रेस होल्ड कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास और एक वेरिएबल है F2, तो F2 दूसरा मेमोरी ब्लॉक है और F2 होल्ड कर रहा है एड्रेस किसका, इस F2 फंक्शन का, जो कि है 200। अब मैं बस राइट करती हूँ ओनली F1, ओके, ओनली F1। तो हमें क्या समझ आता है कि F1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। F1 इस डायग्राम को देख के बताओ क्या समझ आ रहा है कि F1 एड्रेस स्टोर कर रहा है। अगर मैं लिखती हूँ सपोज x इक्वल टू F1, तो अभी x में क्या वैल्यू स्टोर होगी, 100। अब देखो हम F1 को कैसे कॉल करते हैं, हम F1 को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन नेम और ब्रैकेट्स, करेक्ट। तो सेम वैल्यू x में भी है, तो मैं ऐसा भी कॉल कर सकती हूँ, राइट, 100% यस। तो हम बोल सकते हैं कि पाइथन में फंक्शन को ट्रीट किया जाता है एज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। कैसे, फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। अभी हमने उप्स पढ़ा नहीं है, बट अभी के लिए ऐसा समझ जाओ कि फंक्शन को फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अभी ऑब्जेक्ट को कुछ वैल्यू और एंटिटी समझो, ओके। मतलब हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं लाइक एनी अदर वेरिएबल। तो हम वेरिएबल कैसे लिखते थे, जैसे x इक्वल टू 10, राइट। वैसे ही हम फंक्शन को भी x इक्वल टू F1 लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास एक डेमो फंक्शन है, डेफ डेमो, ओके।
और कुछ कोड है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ F1 भी पास कर सकते हैं। ओके, अभी तक हम वैल्यू पास कर रहे थे, बट अब हम फंक्शन भी पास कर सकते हैं, और फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है। मतलब यहाँ ये रिटर्न भी कर सकता है F1 को। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि हम वैल्यू पास भी कर सकते हैं, फंक्शन एज अ वैल्यू भी पास कर सकते हो, और फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब जब मैं बस नेम ऑफ फंक्शन राइट करती हूँ, मतलब मैं एड्रेस कंसिडर कर रही हूँ। ओके, तो अब हम और एक स्टेप आगे चलते हैं। तो जैसे भी तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, करेक्ट, तो सब घर पे हैं, बट अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये सपोज मैं हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा लेती हूँ कि ये मैं हूँ। ओके, और ये जो है ये मेरा ऑफिस है। ओके, तो मैं ऑफिस जाती हूँ कुछ वर्क करने के लिए, तो ये कुछ वर्क है। ओके, ये काम मुझे करना है तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर मुझे ये वर्क कंप्लीट करना है, मतलब पहले मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है, और फिर से घर वापस भी आना है। करेक्ट, तो अज्यूम करो कि मुझे 30 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुंचने के लिए। ओके, और फिर जो मेरा काम है वो काम ख़त्म करके वापस आने के लिए मुझे फिर से 30 मिनट लग रहे हैं। ओके, और समझो कि मेरा जो काम था वो 4 आवर्स का है। ये कितने आवर्स का है? 4 आवर्स का। ओके, तो मैंने टोटल आवर्स कितने स्पेंड किए? 5 आवर्स। करेक्ट, क्योंकि 30 मिनट आने जाने के, मतलब ये 1 घंटा और ये 4 आवर्स, तो 5 आवर्स मैंने स्पेंड किए। बट एक्चुअल में मेरा काम कितने देर का था? सिर्फ 4 आवर्स का। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा आवर मैं स्पेंड कर रही हूँ आने जाने के लिए, तो हम इसको वेस्टेज बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसके लिए तो कंपनी मुझे पैसा नहीं देगी ना, कंपनी बस इस 4 आवर्स का ही पे करेगी। अगर मेरा ऑफिस पास में होता तो मुझे 5 मिनट लगेगा, और अगर दूर होता ज़्यादा टाइम लगेगा। करेक्ट, सिमिलरली प्रोग्राम में हम जब फंक्शन कॉल करते हैं, ओके, मतलब अभी यहाँ पे देखो कि सपोज ये कुछ कोड है। 1 मिनट, मैं पहले इसको क्लीन करती हूँ। ओके, तो ये सपोज कुछ कोड है F1। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ F1 और F2 है, इसका जो एक्चुअल कोड है वो यहाँ पे है क्या? नहीं है, इसका कोड कहीं और डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट है। करेक्ट, ऐसे ही सपोज कोई और फंक्शन कॉल है तो ऐसा ही यहाँ कोई और मेमोरी ब्लॉक होगा। करेक्ट, इस कोड सेगमेंट में जैसे मैंने बताया था, अगर ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा और F1 का एड्रेस है 100, तो F1 क्या होगा? 100। यहाँ पे एड्रेस 100 है तो यहाँ पे 100। ओके, तो अब CPU को इस लाइन से इस लोकेशन पे जंप करना पड़ेगा,
और यहाँ जो टास्क है उसको परफॉर्म करेगा। ओके, मतलब अभी मैं यहाँ साइड में फिर से दिखाती हूँ लिख के कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे कुछ कोड है। ओके, उसके बाद यहाँ F1 का कॉल है, तो यहाँ से उसको 100 के लोकेशन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो टास्क है उसको परफॉर्म करके उसको फिर से यहाँ वापस भी आना पड़ेगा। करेक्ट। और बाकी का एग्जीक्यूशन जो आगे हो उसको रेज्यूम करके आगे कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शंस कॉल्स रहते हैं। जैसे ये F1 था, फिर यहाँ पे F2 है, फिर उसको कहीं और लोकेशन जाके वापस आना पड़ेगा, फिर F3 होगा। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल कॉल्स होंगे। करेक्ट। तो आपको बार बार जाना है, आना है, तो इससे CPU परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझा? तो अभी समझो कि ये बहुत स्मॉल टास्क है, बस एक सिंगल लाइन कोड है। ओके, और अगर इसका नेम है X, ओके, इसका नेम है X और सिंगल लाइन कोड है, मतलब 1 लाइन कोड है। ओके, इसका नेम है X और मैं इसको कॉल करती हूँ, तो CPU को क्या करना पड़ेगा? जंप करना पड़ेगा इस फंक्शन पे, फिर एग्जीक्यूट करके वापस आना पड़ेगा। तो इसको जाने में और आने में कुछ तो समय लगेगा। तो सपोज उसको 1 सेकेंड लग रहा है, मतलब इसको एक्चुअल कोड पे जाने के लिए 1 सेकेंड और आने के लिए 1 सेकेंड लग रहा। ओके, और एक लाइन कोड एग्जीक्यूट करने में बस 0.1 ही सेकेंड लगा। तो टास्क तो बहुत ही छोटा था, बट आने में और जाने में बहुत टाइम खर्च हुआ। तो आपको ये वेस्टेज लग रहा ना, तो हमने यहाँ फंक्शन क्यों बनाया? इसको हटा दो और यहाँ पे कोड लिख दो। तो अभी यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे कोड ही लिखना है हर जगह, तो फंक्शन का क्या ही यूज़ है ना। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम फंक्शन कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो हम फंक्शन लिखेंगे ही। बट जब मेरा फंक्शन बहुत ही छोटा है, तो फंक्शन कॉल के टाइम पे इंटरप्रेटर को क्या करना चाहिए? ये कोड सब्स्टिट्यूट करना चाहिए यहाँ पे। ओके, मतलब एज अ प्रोग्रामर मैं ये कोड पेस्ट नहीं करूँगी, इसके जगह पे मैं कोड पेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं फंक्शन ही डिफाइन करूँगी। बट जब फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन एज इट इज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूट। बट हमें ये कब करना है? जब हमारा फंक्शन बहुत बहुत स्मॉल है, और ये हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन। ओके, तो अभी हम लैम्डा फंक्शन समझते हैं। अभी देखो, नॉर्मली हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसमें हम एक डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। करेक्ट। और जो भी कोड होगा हमारा वो ऐड करते हैं। तो लैम्डा फंक्शन को नेम नहीं होता है। ओके, और ऐसे ही फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ओके, और सपोज यहाँ मैंने फंक्शन डिफाइन किया। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। ओके, स्मॉल कोई तो फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया विदाउट नेम, और उसको मैं यहाँ से कॉल करती हूँ। अगर यहाँ पे हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। तो अभी पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या करेगा? वो इस फंक्शन की डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा?
हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन डेफिनेशन पे, राइट। तो जाने और आने में जो टाइम जा रहा था वो सेव हो जाएगा, ओके। और इसी को हम इनलाइन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं सीबीबी में, ओके। अब सिंटैक्स और यूज़ देखते हैं लैम्डा फंक्शंस का, ओके। तो हम एक फंक्शन लेते हैं क्यूब कैलकुलेट करने का। तो सिंपल फंक्शन कैसे आएगा, डेफ क्यूब, उसके बाद हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, कोलन और रिटर्न x इंटू एक्स क्यूब करना है हमें, करेक्ट, ओके। तो ये हुआ हमारा सिंपल फंक्शन जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वो। अब हमें इसी फंक्शन को लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ डेफ कीवर्ड हटा के, ओके। तो ये डेफ कीवर्ड मैंने हटाया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा, ओके। अब लैम्डा फंक्शन को नेम नहीं होता है तो यहाँ इस फंक्शन को भी नेम नहीं देना पड़ेगा। तो मैं ये क्यूब हटा दे रही हूँ, ओके। तो ये क्यूब हटा देंगे जो कि हमने दे दिया। और लैम्डा में रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं होता है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा देते हैं। तो ये मैंने रिटर्न स्टेटमेंट हटा दिया, ओके। तो ये कोड ब्लॉक मिल गया। अब हम इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक क्यूब वेरिएबल लेती हूँ, क्यूब इक्वल टू, ओके। और ये जो ब्रैकेट्स हैं वो भी लैम्डा फंक्शंस में नहीं होते हैं तो हम उसको भी हटा दिए, ओके। अभी मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को प्रिंट करती हूँ, ओके। मतलब फंक्शन कॉल दे रही हूँ, प्रिंट क्यूब, और जो पैरामीटर पास कर रही हूँ एज ए इनपुट वो क्या है, 10 पास कर रही हूँ, ओके। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो आएगा पाइथन स्पेस lambda.py। तो 10 का क्यूब यहाँ पे हमें मिल गया। यहाँ तक क्या समझ में आया। अभी हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे नंबर का, ओके। तो ऐसे ही सेम लिखेंगे हम, लैम्डा पास करेंगे पैरामीटर x कोलन, और हमें क्या देना पड़ता है, उसका स्क्वायर करना पड़ता है। तो x पावर 2, ओके। और इसको हम सेव करेंगे एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे डबल लेती हूँ, ओके। और अभी इसको फंक्शन कॉल कैसे देंगे, डबल, फिर क्या पास करेंगे, सपोज मैंने नंबर पास किया 20, और अभी मैं इसका आउटपुट प्रिंट करती हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके, प्रिंट। अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखो ये पहला था, उसका तो आउटपुट आया और दूसरे फंक्शन नंबर को उसने डबल कर दिया तो 40 आ गया। अगर मैं ऐसे ही एक सम फंक्शन बनाती हूँ, ओके, सपोज सम इक्वल टू लैम्डा, अभी मेरे पास 3 पैरामीटर्स है तो मैं कैसे दूंगी, x, y, z, देन कोलन, उसके बाद लॉजिक क्या है हमारा, x प्लस y प्लस z, ओके।
और हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं। सम 10, 20, 30। ओके, अभी हम इसको फिर से रन करते हैं तो हमें ये सम भी मिल गई। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो लैम्डा फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनका जो यूसेज है वो क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।